राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। दोस्तों, जाट और यादव उत्तर भारत में बसने वाली दो कौम, दोनों का इतिहास रहा है हिंदू धर्म के लिए बलिदान देने का। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है हमारे देश में 12 साल से, तो जो अपने आप को हिंदुत्व की ठेकेदार कहती है और जिसके पास हिंदुत्व का कॉपीराइट है, उसने इन दोनों जातियों को यदमुल्ला और जटमुल्ला नाम के दो शब्द दिए हैं जिससे ये लोग संबोधित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े हिंदू हैं वो तो किसान जातियाँ ही हैं, जिन्होंने जब भी देश पर या धर्म पे कोई विपत्ति आई तो चाहे जाट हो, चाहे यादव हो या गुज्जर हो, इन लोगों का बलिदान इतिहास के अंदर दर्ज है। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक बात और मैं आपको समझाता हूँ कि अभी जो चरखी दादरी के अंदर विवाद पैदा हो गया है, वहाँ कोई कॉलेज बनना है, मेडिकल कॉलेज, और उसका नाम राव तुलाराम जी के नाम पे सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने रखने की घोषणा की है। और उस घोषणा के रिएक्शन में वहाँ का जाट समाज उठ खड़ा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ का जो कॉलेज है उसकी ज़मीन हमने दी है तो हमारे किसी महापुरुष के नाम से ये कॉलेज होना चाहिए। तो मैंने कल भी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत ज़्यादा घबराती है कि हरियाणा के अंदर इन दोनों किसान कौमों के बीच में एकता ना हो जाए। लेकिन उसको ये पता है कि इनकी एकता को तोड़ने का तरीका क्या है, और उन्होंने ये तरीका अपनाया है। दोस्तों, 2019 के चुनाव में इसमें जो अहीरवाल है, इसमें 3 या 4 सीटें बीजेपी हार गई थी। एक तो रेवाड़ी की सीट हार गई थी, एक बादशाहपुर की, और इसके अलावा मेरे ख्याल से सोना और एक आध सीट कोसली वगैरह भी हार गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत छिन गया था, उसकी 40 ही सीटें आई थी और उसको मजबूरी में दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसी बात से घबराती है और इसीलिए वो जाट और अहीर की जो एकता है उसको तोड़ने के लिए प्रपंच रचती है। लेकिन चरखी दादरी के जाटों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में क्यों खेल रहे हैं और क्यों जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है उसको वो फलीभूत करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। अगर वहाँ पर एक कॉलेज बन भी जाएगा राव तुलाराम के नाम से, तो महापुरुष तो सबके साझे के होते हैं। अहीरवाल में भी कितने सारे पार्क हैं, कितनी सारी संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं जो कि जाटों के नाम पे बने हुए हैं। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आज आता हूँ आज के मूल विषय पर कि जाटों को जटमुल्ला और यादवों को यदमुल्ला क्यों ये भाजपा के लोग क्यों कहते हैं, उसी की बात आज के वीडियो में मैं करूँगा। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। दिल्ली के अंदर बहुत सारे बिहार से माइग्रेंट लेबर आते हैं काम करने के लिए। तो एक दिन की मैं आपको बात बताता हूँ, वहाँ पे 25-30 लेबर एक जगह पे बैठे हुए थे। तो उस 25-30 लेबर के अंदर ज़्यादातर ओबीसी और दलित जाति के ही लोग होते हैं जो बिहार से यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो मेरा भी वहाँ पे कोई कारोबार है जहाँ पर ये लेबर आते हैं काम करने के लिए। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये बताओ, उस टाइम बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो मैंने उनसे पूछा कि इस बार बिहार में किसकी वोट दोगे। तो उनमें से केवल 2 यादव थे, 28 जो थे वो बाकी दलित और ओबीसी जाति के सब लोग थे। तो जो 28 आदमी थे उन्होंने कहा हम तो बीजेपी की वोट देंगे, और खाली 2 जो यादव थे उन्होंने कहा कि हम तो आरजेडी की वोट देंगे। तब मैंने जो 28 लोग थे जो कि बीजेपी के वोटर अपने को बोल रहे थे, उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि बीजेपी ने तुम्हारे लिए क्या अच्छा काम किया है और आरजेडी ने क्या बुरा काम किया है। तो वो 28 लोगों ने लालू के जंगल राज का जिक्र किया। तो उनमें से ज़्यादातर की उम्र 20 और 25 साल के बीच थी।
मैंने उनको बोला कि आप लोग 20 और 25 साल की उम्र के हैं और लालू की सरकार को गए हुए ही वहाँ से 20-25 साल हो गए हैं, तो जितनी आपकी उम्र है उतने साल से तो वहाँ लालू की सरकार ही नहीं है, फिर भी आप अपनी दुर्दशा के लिए लालू को जिम्मेदार क्यों मानते हो? क्योंकि उनका ये कहना था कि बिहार में रोज़गार नहीं है, इसके लिए हमको दिल्ली में आना पड़ रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई अब तो 20 साल से वहाँ पर बीजेपी समर्थित सरकार है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उन यादव लड़कों से जब ये बात पूछी कि इतनी नफ़रत क्यों है, तो उन लोगों ने बताया कि साहब जो नफ़रत हरियाणा के अंदर, क्योंकि वो जो बिहारी लेबर हैं वो हरियाणा में भी जाके मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब जितनी नफ़रत हरियाणा में हमने जाटों के लिए देखी, ठीक ऐसे ही उतनी नफ़रत बिहार में यादवों के लिए है। तो उसके बाद में मैंने 1-2 आदमियों से सवाल पूछा कि जो लालू का शासन था 15 साल का, उसको जंगल राज कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितनी भी पिछड़ी और दलित जातियां हैं उनको एक आत्मसम्मान का जीवन तो लालू के टाइम पर ही मिला। इससे पहले तो उनको बिहार के अंदर इंसान ही नहीं समझा जाता था। तो इस सच्चाई का भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हो सकता है लालू के राज में जातिवाद भी रहा हो, लैंड ऑर्डर भी अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन आप ज़रा कल्पना कीजिए कि लालू की पार्टी वहाँ पे 5 इलेक्शन हार चुकी है और आज भी भारतीय जनता पार्टी उसके राज को याद दिलाकर वहाँ पर वोट मांगती है। दूसरा जो उदाहरण है दोस्तों, वो है यूपी का। यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मुल्ला मुलायम कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने 2 नवंबर 1990 को बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए वहाँ पर कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाई थी। उसकी वजह से वहाँ पे कार सेवक मारे गए थे। अब दोस्तों जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली हो तो संविधान का पालन करेगा या आरएसएस की नीतियों का पालन करेगा? वो जो कार सेवक थे उनको कोर्ट ने ये इजाज़त दी थी कि वो वहाँ पर खाली कार सेवा करके आएंगे। उनको ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो बाबरी मस्जिद पर चढ़कर उसको तोड़ने लगेंगे। और मुलायम सिंह यादव ने संविधान की शपथ ली थी, उसका ये फर्ज बनता था कि अगर कोई उस बाबरी ढांचे को या विवादास्पद ढांचे को ऊपर चढ़ के तोड़े तो वो एक मुख्यमंत्री के रूप में उसकी रक्षा करे। आज जब अदालत का फैसला आ गया कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर बनेगा, तो मंदिर बन गया। ना किसी मुसलमान को ऐतराज़, ना समाजवादी पार्टी को ऐतराज़, ना किसी यादव को ऐतराज़, लेकिन मुलायम सिंह की छवि को ऐसा गढ़ा जाता है जैसे वो कोई राक्षस था, वो कोई मॉन्स्टर था और उसने निर्दोष हिंदुओं को गोली से मरवाया था, जबकि उसने संविधान की शपथ ली थी और एक उपद्रवी भीड़ को रोकने के लिए गोली चलाई थी जो कि संविधान को नहीं मान रही थी। दोस्तों ऐसे तो हमारे देश में लाल किला और ताजमहल ये भी मुग़लों के बनवाए हुए हैं। कल को कोई उपद्रवी भीड़ इन पर चढ़कर इन इमारतों को तोड़ने लगे तो क्या जो सरकार वहाँ पर होगी उसका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उसकी रक्षा करे उस ढांचे की? मुलायम सिंह यादव हो या लालू यादव हो, ये दोनों भी हिंदू थे। मुलायम सिंह यादव कृष्ण के भक्त थे। चौधरी चरण सिंह की नर्सरी में पैदा हुए नेता थे। चौधरी चरण सिंह वाले गुण उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे, लेकिन उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता है और लालू को जंगल राज का प्रतीक बताया जाता है। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ जाट वाली बात पर कि जाटों को बीजेपी की आईटी सेल वाले जट मुल्ला क्यों कहते हैं। दोस्तों 1987 के अंदर मेरठ में बहुत ही भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे हिंदू और मुसलमान के बीच में। ये जो मेरठ और मुजफ्फरनगर का इलाका है ये सांप्रदायिकता के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और ये बात सच है कि मुस्लिम समाज में कट्टरता एक समस्या है। मुसलमान समाज के अंदर धार्मिक कट्टरता ज़्यादा है और वो कट्टरता पहले हिंदू समाज में नहीं थी, अब हिंदुओं में भी आ गई है। तो दोस्तों हुआ ये था कि 1987 में वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री होते थे और मलियाना, मेरठ के अंदर मलियाना में बड़े ही भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे और वो 2 महीने तक चलते रहे थे।
उसके बाद दोस्तों जनवरी 1988 के अंदर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया था। तो लेकिन सांप्रदायिक दंगे की वजह से रह रहकर अभी भी मेरठ सुलग जाता था, वहाँ हिंदू मुस्लिम तनाव अभी भी था। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली गए, वहाँ से जमा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को अपने साथ लेकर आए तथा जो धरना स्थल था उसके मंच पर खड़ा होकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने जमा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी को ये बोला था कि मैं अपने मुंह से अल्लाह अकबर बोलूँगा और आप अपने मुंह से हर हर महादेव बोलेंगे। तो दोस्तों दोनों ने मंच पर ये नारे लगाए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने अल्लाह अकबर का और बाबरी मस्जिद के शाही इमाम ने हर हर महादेव का। उसके बाद कहते हैं मेरठ में कभी भी कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और दोस्तों यही काम जब राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान किया तो उसके उस वाले हिस्से को काट दिया गया जिसमें वो हर हर महादेव बोल रहे हैं और अल्लाह अकबर वाले हिस्से को दिखा दिया गया। तो दोस्तों ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है ये सांप्रदायिकता के लिहाज से सेंसिटिव है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के ज़माने में मुसलमान भी चौधरी साहब को अपना नेता मानते थे और चौधरी चरण सिंह ने एक किसान एकता बनाई थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वो किसान एकता टूटी तथा ये जो इलाका है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ वोटों के लिए से उपजाऊ इलाका बन गया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने लगी है। तो दोस्तों मोटा मोटी मैंने आपको ये कारण बता दिए कि भाजपा वाले जो अपना जाटों को और यादवों को जटमुल्ला और यदमुल्ला क्यों कहते हैं। अब दोस्तों मैं हरियाणा की बात बताता हूँ। हरियाणा के एक पंडित जी हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, रोज़ाना हम पार्क में मिलते हैं, गपशप करते हैं। तो एक दिन मैंने देखा कि एक हरियाणा का ही दूसरा एक पंडित जी वहाँ पे आया हुआ था, तो दोनों के बीच में बहस हो गई दोनों पंडित जियों के। तो जो मेरे मित्र पंडित जी हैं वो कांग्रेस के थोड़े समर्थक भी हैं। तो जो दूसरे वाले पंडित जी थे वो कहने लगे कि हुड्डा के ज़माने में सारी नौकरियां जाटों को मिलती थी। तो जो मेरे मित्र हैं जो पंडित जी, उन्होंने कहा कि भाई हम 5 भाई हैं और वो हरियाणा के ही रहने वाले हैं, झज्जर ज़िले में उनका गांव है। तो उन्होंने बताया कि हम 5 भाई हैं और 2 भाइयों को बंसीलाल के टाइम पे नौकरी मिली, 2 भाइयों को देवीलाल के टाइम पे और 1 भाई को हुड्डा के टाइम पे। हम 5 भाइयों को कांग्रेस के टाइम पे ही नौकरियां मिली। इसलिए जिस प्रकार से बिहार और यूपी के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनाई जाती है, ऐसे ही हरियाणा को लेकर भी एक भ्रम की स्थिति बनाई जाती है, जैसे कि जाट मुख्यमंत्रियों के टाइम पे सब नौकरियां खाली जाटों को ही मिलती थी। अब दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है जाट समाज के लोगों से कि जो दादरी वाला प्रकरण चल रहा है इसमें जो अपने राव तुलाराम जी हैं उनके बारे में गलत कमेंट ना करें। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान में भाग गए थे। दोस्तों जो हमारे राजा महेंद्र प्रताप हैं वो भी अफ़गानिस्तान में ही गए थे। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उन्होंने भी अफ़गानिस्तान में जाकर ही आज़ाद हिंद फौज बनाई थी और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो दूसरे देश में शरण लेना कोई बुरी बात नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सिंगापुर में बैठकर ही आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। इसलिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।